हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर कुसुम चंगीरीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ओव्यूल। बीजांड के विभिन्न भागों के बारे में आज हम आगे अध्ययन करने वाले हैं। अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट के आधार पर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के ओव्यूल को 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं: यूनिटेग्मिक ओव्यूल, बाइटेग्मिक ओव्यूल और एटेग्मिक ओव्यूल। डाइकोटाइलेडन्स या द्विबीजपत्री के गेमोपेटेली समूह के अधिकतर सदस्यों में एक अध्यावरणीय बीजांड या यूनिटेग्मिक प्रकार का बीजांड पाया जाता है। कुछ स्पीशीज के बीजांड में अध्यावरण नहीं पाया जाता है। इस प्रकार के बीजांड को अध्यावरणहीन या एटेग्मिक ओव्यूल कहते हैं। दोनों इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण बीजांडासन या प्लेसेंटा के उत्तक से स्वतंत्र रूप से डेवलप होते हैं। आउटर इंटेग्यूमेंट इज़ मोर डेवलप्ड देन द इनर इंटेग्यूमेंट, मतलब कि बाह्य अध्यावरण अंदर के अध्यावरण की तुलना में अधिक विकसित होता है। अधिकतर इंटेग्यूमेंट चेलेजल एंड पर आपस में जुड़े रहते हैं, जबकि माइक्रोपाइलर रीजन पर एक दूसरे से अलग रहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि अध्यावरण से कुछ पौधों में कैसे कुछ अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स या स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। In some cactaceae, a prominent air space is present between the inner and outer integument. इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि चिलेजल पार्ट की तरफ इनर और आउटर इंटेग्यूमेंट के बीच में एक एयर स्पेस डेवलप हो रहा है, जिससे कि मैंने लाल कलर से शो किया हुआ है। तो ये एयर स्पेस आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट दोनों के बीच में ज़्यादा गैप बढ़ने से बन गया है। अधिकतर मोनोकोटाइलिडेंस के आउटर इंटेग्यूमेंट की सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिससे कि वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव होती है। इन सम जेनेरा स्टोमेटा हैव बीन रिपोर्टेड इन आउटर इंटेग्यूमेंट, मतलब कि बहुत सारे जेनेरा में के आउटर इंटेग्यूमेंट में स्टोमेटा भी देखे गए हैं। इस स्लाइड के फर्स्ट डायग्राम में, जिसमें कि एस्पोडिलस का ओव्यूल दिया हुआ है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एस्पोडिलस के बीजांड के चिलेजल पार्ट से आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट को कवर करते हुए एक तीसरा नया अध्यावरण विकसित हो रहा है, जिसे हम एरिल कहते हैं या हिंदी में बीज चोल कहते हैं। ये बीज चोल पूरी तरीके से आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट को कवर कर लेता है। यहाँ पर आप एरिल को रेड कलर से आसानी से देख सकते हैं। इसी स्लाइड के दूसरे डायग्राम में आप बीज चोलक या कैरेंकल की संरचना को देख सकते हैं। यूफोर्बिएसी फैमिली के अधिकतर स्पीशीज़ में आउटर इंटेग्यूमेंट के एपिकल पार्ट से एक आउटग्रोथ या अतिवृद्धि डेवलप होती है, जो कि पीछे की तरफ जाकर के पूरे ओव्यूल को पार्शली कवर कर लेती है, जिससे कि कैरेंकल या बीज चोलक का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर आप बीज चोलक को देख सकते हैं कि कैसे बीज चोलक ने पूरे ओव्यूल को कवर कर लिया है। इंटेग्यूमेंट्री टेपिटम, अध्यावरणीय टेपिटम या एंडोथीलियम। टेपिटम क्या है? जब हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि जो परागकोश है उसके सबसे इनर मोस्ट वॉल है, वो वॉल स्पोरोजिनस टिश्यू के लिए न्यूट्रिशन देने का कार्य करती है, जिसको कि हम टेपिटम कहते हैं। इसी प्रकार का टेपिटम यहाँ पर भी डेवलप हो रहा है, जिसे इंटेग्यूमेंट्री टेपिटम कहा जाता है। इन गेमोपेटेली द न्यूसेलस इज़ टैनी न्यूसिलेट। टैनी न्यूसिलेट मतलब जो न्यूसेलस है वो रिड्यूस होकर के सिंगल लेयर के रूप में रह जाएगा।
innermost layer of the inner integument develops into an integumentary tapetum or endothelium. It is a modified nutritive tissue. इस स्लाइड में आप एंडोथीलियम के सेल्स का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं. सेल्स आर रेडियली स्ट्रेस्ड एंड हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई रिच इन फैट्स एंड स्टार्च, RNA, प्रोटीन, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट्स एंड एस्कॉर्बिक एसिड. तो आप सब लोग जान गए होंगे कि कैसे इंटेग्यूमेंट्री पोर्शन भी यहाँ पर एक न्यूट्रिटिव लेयर का काम कर रहा है. Nucellus is the mass of thin-walled parenchymal cells enclosed by the integuments. मेगास्पोरेंजियम का वह पार्ट जो इंटेग्यूमेंट से घिरा हुआ रहता है उसे हम न्यूसेलस कहते हैं. बीजांडकाय दो प्रकार के होते हैं, टेन्यून्यूसिलेट या तनु बीजांडकाई और क्रेसीन्यूसिलेट या स्थूल बीजांडकाई. इस प्रकार का ओव्यूल जिसमें कि स्पोरोजिनस सेल्स के चारों ओर न्यूसेलर सेल की केवल एक सिंगल लेयर पाई जाती है, तो इस प्रकार का बीजांडकाय तनु बीजांडकाई कहलाता है. यदि स्पोरोजिनस सेल्स के चारों ओर मैसिव न्यूसेलर टिश्यूज़ हैं और उस टिश्यूज़ के बीच में स्पोरोजिनस सेल्स धसी हुई हैं, तो इस प्रकार के बीजांडकाय को क्रेसीन्यूसिलेट न्यूसेलस या स्थूल बीजांडकाई बीजांडकाय कहेंगे. सामान्यतः बीजांडकाय इनर इंटेग्यूमेंट के अंदर ही रहता है, परंतु कैरियोफिलेसी फैमिली में यह माइक्रोपाइल तक फैला हुआ हो सकता है. इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि बीजांडकाय की ग्रोथ माइक्रोपाइल रीजन से भी बाहर तक हो जाती है, जिससे कि एक बीक लाइक स्ट्रक्चर जो एक रेड कलर से मैंने शो करी हुई है, तो बीक लाइक स्ट्रक्चर निकल कर आता है जिसे न्यूसेलर बीक या बीजांडकाय नलिका कहा जाता है, जो कि पूर्ण रूप से बीजांडकाय की एक्स्ट्रा ग्रोथ है. इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूसेलस की अगर हम बात करें तो बीजांडकाय एम्ब्रियोसेक या एंडोस्पर्म के पोषण में काम आता है और एंडोस्पर्म के मैच्योर होने तक यह पूरा बीजांडकाय काम आ जाता है, पूरा समाप्त हो जाता है. माइक्रोपाइल और बीजांड द्वार. इट इज़ अ स्मॉल पोर प्रेजेंट एट द अपेक्स ऑफ ओव्यूल. बीजांड द्वार बीजांड के शीर्ष पर एक छोटा सा पोर होता है और ये पोर दोनों इंटेग्यूमेंट से या इनर इंटेग्यूमेंट से डिराइव्ड होता है. इन यूफोरबिएसी ओनली द आउटर इंटेग्यूमेंट्स फॉर्म्स द माइक्रोपाइल. पोडोस्टोमेनेसी और यूफोरबिएसी फैमिली के कुछ मेंबर्स में बीजांड द्वार का फॉर्मेशन केवल आउटर इंटेग्यूमेंट से होता है. अगर बीजांड द्वार के निर्माण में आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट दोनों भाग ले रहे हैं, तो बीजांड द्वार का वह भाग जो इनर इंटेग्यूमेंट से निर्मित हुआ है उसे एंडोस्टोम या अंतः बीजांड द्वार कहेंगे, और बीजांड द्वार का वह भाग जो आउटर इंटेग्यूमेंट से बन रहा है उसे एक्सोस्टोम या बही बीजांड द्वार कहेंगे. हाइपोस्टेट्स एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियोसेक में पाया जाता है. इन बिटवीन द एम्ब्रियोसेक एंड फ्यूनिकल वैस्कुलर बंडल देयर इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स with lignified and suberized walls which is called as hypostates. तो एम्ब्रियोसेक और फ्यूनिकल वैस्कुलर बंडल के बीच में लिग्निफाइड और सुबेराइज्ड सेल का ग्रुप होता है, और इस प्रकार की जो सेल्स हैं उनका साइटोप्लाज्म बहुत ही कम हो जाता है, और ये हाइपोस्टेट सेल एम्ब्रियोसेक को चिलेजल पार्ट में अंदर धंसने से रोकती है. इस हाइपोस्टेट्स की सेल्स कुछ एम्ब्रियोनिक हार्मोन्स और एंजाइम सिक्रीट करती है जो कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करते हैं. अम्बेलिफेरी, यूफोरबिएसी
और लिलिएसी फैमिली में हाइपोस्टेट्स नामक संरचना पाई जाती है। हाइपोस्टेट्स के समान ही दूसरा स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं एपिस्टेस, और ये एपिस्टेस माइक्रोपाइल रीजन में पाया जाता है। इन कॉस्टस न्यूसेलर सेल्स फॉर्म अ कप लाइक स्ट्रक्चर एट द माइक्रोपाइल रीजन एंड इट इज कॉल्ड एपिस्टेट्स। इसी तरह का तीसरा स्ट्रक्चर है ऑब्ट्यूरेटर या सैतुक। स्मॉल यूनी और मल्टी सेलुलर हेयर्स प्रेजेंट इन द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। तो ऑब्ट्यूरेटर क्या है? स्मॉल रोम जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ओव्यूल के बेसल पार्ट में पाए जाते हैं, और ये फ्यूनिकल और प्लेसेंटा से डेवलप होते हैं। इस ऑब्ट्यूरेटर का काम क्या है? ऑब्ट्यूरेटर जो पोलन ट्यूब आती है उस पोलन ट्यूब को माइक्रोपाइल रीजन की तरफ आने के लिए गाइड करता है। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट्स डिजेनरेट। फर्टिलाइजेशन के बाद में ऑब्ट्यूरेटर नष्ट हो जाता है।